आता है जैसे कि हम एक रिटेल निवेशक है, हम खुद रिसर्च करना पसंद करेंगे और हमेशा एक सवाल आता है कि कौन से शेयर्स में कौन से म्यूचुअल फंड में बेसिकली हम लोग निवेश करें, कैसे उन्हें चेक करें, कैसे ट्रैक करें, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो मोनिका मैम, आपके लिए यही सवाल है कि कौन सा फंड जो है बेनिफिट होगा किसी इन्वेस्टर के लिए, और आप कैसे आप ये सब देख सकते हैं, क्या स्क्रीनिंग से देख सकते हैं, किस तरह आप ये नॉलेज ले सकते हैं ताकि आप खुद आप इन्वेस्ट कर पाए म्यूचुअल फंड स्कीम्स में? पूछा है ये क्योंकि ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कौन से 5 फंड का नाम बता दो। अब 5 फंड का नाम दो, जो एक के लिए ठीक है वो दूसरे के लिए शायद ठीक नहीं होगा। तो जो म्यूचुअल फंड, एक तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक पोर्टफोलियो बना के चलना है, क्योंकि आपने सपोज शायद अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है, इक्विटी के अंदर भी क्लासिफिकेशंस हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। उसका आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका एलोकेशन क्या होगा। तो पहला स्टेप ये है कि आप डेट और इक्विटी का एलोकेशन अपने दिमाग में करें कि कितना आपका निवेश सेफ्टी की तरफ होगा डेट प्रोडक्ट्स में और कितना रिस्क लॉन्ग टर्म होगा इक्विटी में। फिर इक्विटी के पोर्टफोलियो में आपका कितना लार्ज कैप जो ज्यादा सेफ रहते हैं, या मिड कैप, स्मॉल कैप जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा है पर बहुत ज्यादा उसका उतार चढ़ाव होता है प्राइस में। तो आपका सेकंड स्टेप ये होगा। तीसरा ये होगा कि आप अब स्कीम को जब चूज करेंगे, लार्ज कैप में देख लीजिए या मिड या स्मॉल कैप में, तो आपको कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जो आप फंड चूज कर रहे हैं वो एक शूटिंग स्टार नहीं है कि मतलब आज ऊपर चढ़ रहा है और कल एकदम नीचे गिर गया है। हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लास का टॉपर हमेशा नहीं होता है वही जो टॉप क्वार्टाइल में आ जाए, जो ऊपर के 25% फंड्स स्कीम्स हैं, आपका जो चोजन फंड है वो उसमें साल दर साल उसका नाम आता रहे, तो 10 साल 15 साल तक कंसिस्टेंट रिटर्न दिखाए वो वाली स्कीम। उसका जो रिस्क मेट्रिक्स है, इसमें आपको थोड़ा घुसना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसके रिस्क मेट्रिक्स क्या होते हैं, और बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा फंड मैनेजर आपको रिटर्न दिखाने के लिए। और तीसरा देखना पड़ेगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, कितना कॉस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देने के लिए। तो आप ये 3 चीजें देखेंगे और इसके ऊपर इन सबको जोड़ के आपके पास 3 या 4 नाम बचेंगे, और उन नामों में से फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका कौन सा वो वाला फंड, उस कैटेगरी में आपने कौन सा फंड चूज किया है। आपको ये सारा काम नहीं करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, आप उनकी मदद लें। पर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है कि कई बार देखा है कि कुछ लोग जो स्पेशली बैंकों से खरीदते हैं उनके पास 30-40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको आपके पास 6 से 8 स्कीम्स हैं तो बहुत है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और गोल्स के लिए, बहुत काफी हो जाती हैं 6 से 8 स्कीम्स। पर ये 6 से 8 स्कीम्स बहुत केयरफुली चोजन होती हैं, आपका बहुत सारा टाइम जाता है उसको चूज करने में, और एक बार आपने अगर स्कीम को चूज कर लिया तो या तो कोई बहुत बड़ा चेंज होता है म्यूचुअल फंड में, या आपका गोल सेट चेंज होता है। उसको आपने चेंज इतनी जल्दी नहीं करना है, हर साल आपने पलटना नहीं है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे होते हैं जो 10-15 साल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रोसेस के शुरू में आप बहुत सारा टाइम उसको डिवोट करें और अपनी स्कीम्स चूज करें। बिल्कुल मोनिका मैम, आपने तो एक पर्सनल रिसर्च जो होती है, जो एक इंडिविजुअल रिटेल के लिए, उनके लिए आपने बहुत बढ़िया एक प्लान बताया। लेकिन संजय सर, एक सवाल उठता है और मोनिका मैम ने भी ये कहा है कि आगे जाते हुए जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है और दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि निवेश के सलाहकार, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में जरा बताएं सर। तो एक तो आई थिंक हम लोग कब से बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात कर रहे थे, बट इन्वेस्टर को मैनेज करने के लिए हम बात नहीं कर रहे थे। तो इन्वेस्टर के बिहेवियर को, इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट को मैनेज करने का काम 2 तरीके से होता है। एक तो ये काम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, या तो एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कर सकता है। आई थिंक कुछ साल पहले एक RIA करके एक रेगुलेशन आया
सो आई थिंक अगर आप देखोगे तो एक्चुअली जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की और आरआई की मोरलेस सेम है। डिफरेंस यही है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो रेगुलर प्लान बेचते हैं, जहां पर उनको उनके एडवाइस या उनके डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए कमीशन मिलता है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से मिलता है। जबकि आरआई है जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है वो काम तो वही करते हैं, बट वहां पर वो लोग डायरेक्ट प्लान उनको प्रोवाइड करते हैं, जहां पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है वो लोग बचाते हैं, और उसके सामने वो लोग उनसे एक एडवाइजरी फी का मैंडेट लेके उसके मुताबिक उनसे एडवाइजरी फी करेंगे। बट मोटा मोटी मैं समझता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको इंसिडेंटल एडवाइस देता है, जबकि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको रेगुलर एडवाइस देता है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं समझता हूँ जो हर बार होती है लोगों के मन में कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाऊं या नहीं जाऊं, मेरा मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इन्वेस्टर्स की बिहेवियर को मैनेज करने का। क्योंकि अगर इन्वेस्टर की बिहेवियर, क्योंकि एसेट एलोकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मगर आपकी ग्रीड और फियर को अगर मैनेज नहीं कर पाए तो अगर हो सकता है आपका बनाया पोर्टफोलियो गलत टाइम पे निकल जाएगा। आपको मैं बहुत सारे इंसिडेंट्स दिखाऊंगा जहां कोई आदमी अपने आप इन्वेस्टमेंट करता है और जो हमसे सलाह लेने के लिए आता है तो हम देखते हैं वो एकदम खिचड़ी पोर्टफोलियो होता है, 30-40 स्कीमें उसमें भरी होती है। तो आई थिंक द रोल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आइदर डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो इन्वेस्टमेंट दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों काम तो वही करते हैं अंदर। अब चलिए, अब अगले राउंड में ना हम सिर्फ रैपिड फायर की तरफ पे आप लोगों से सवाल लेंगे, तो मैं फटाफट से जानने की कोशिश करूंगा। सवाल वही रहेंगे, आपसे ही सुनील सर शुरू कर लेते हैं। सर, म्यूचुअल फंड में कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, एग्जिट रूट क्या होता है और साथ ही क्या कोई लॉक इन भी होता है? म्यूचुअल फंड में एग्जिट है सबसे बहुत आसान, यानी बैंक के फिक्स डिपॉजिट एग्जिट से भी आसान, क्योंकि आपको सिंपली एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन जाके म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में लगाना है और T+2 में आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में आ जाता है। और अगर गलती से वो नहीं हुआ तो ब्याज के साथ आपको डिलेड का भी आपको पैसा मिल जाता है। तो मैं कहूंगा कि दुनिया में इससे आसान चीज नहीं है कि म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन करना। आपने सोच लिया तो समझिए कि आपने 2 दिन में आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में मिल गया। और इवन डेट फंड में जो लिक्विड फंड होते हैं उसमें एटीएम का फैसिलिटीज भी आजकल है। तो आप 50,000 तक एटीएम में भी अपने लिक्विड म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। तो बैंक अकाउंट की तरह आपको बिल्कुल आसान है। समझिए कि द मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड है म्यूचुअल फंड। तो पैसा निकालने के वक्त आपको निकालने से कौन मना करेगा, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। निकालना बहुत आसान है, यानी निकालना बहुत आसान है। ओपन एंडेड हो तो कभी भी एग्जिट करे, T+2 दिनों में, और लिक्विड है तो सेम डे में भी आप निकाल सकते हैं। लक्ष्मी मैम, NAV क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू के बारे में बताएं। आप आज सौदा करते हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपका वो कॉस्ट हो गया। अब मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से उसकी एक वैल्यू बनती है जिसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होता है जो कि रोज काम चलाने का AMC उसका खर्चा लगाती है। तो वो खर्चा वगैरह निकालने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो बेसिकली आप जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया वो आपकी एंट्री की पॉइंट हो गई। अब जब आप एग्जिट करोगे या आप और सौदा लगाने की इच्छा रखोगे वही कैटेगरी में, वही स्कीम में, तो आपका जो सौदा होगा चढ़ने अंदर जाने का या बाहर आने का, वो आप NAV पे करते हो। तो NAV बेसिकली नेट एसेट वैल्यू बेसिकली जो मार्केट का उतार चढ़ाव है वो आपको दर्शाता है, और उसमें जो खर्चा होता है वो काट के, इसीलिए उसका नाम है नेट। ग्रॉस माने खर्चे के साथ, नेट माने ये सब खर्चा निकालने के बाद जो आपको दिखाई देता है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। क्या कुल या आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं जिस भाव पे आप एग्जिट कर रहे हैं, एंट्री करेंगे, जो भाव आपको दिख रहा है वही आपके लिए NAV है। NAV पे ही आपको एक ही प्राइस, एक ही नंबर, एक ही आंकड़ा होता है हर एक म्यूचुअल फंड के स्कीम में। आप जब निवेश करते हो तो वो एक आंकड़ा जो होता है आपका जो NAV होता है उसी को आप देख के खरीद सकते हो, उसी को देख के आप उसी के ग्रोथ के आधार पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह का रिटर्न भी आ रहा है। क्या FD और